घंटों के बाद स्पेस में भारत इतिहास रचने वाला है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग है, इसीलिए सीधे लिए चलते हैं आपको NN स्पेस सेंटर, जहां पे मौजूद है मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित और पयोधी, जो खबर के सफर को और इस पूरे मिशन के बारे में बताएंगे आपको विस्तार से। तो भारत का सूर्य नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। और आप देखिए, बहुत स्वागत है आप सभी का NN के यानी न्यूज नेशन के स्पेस स्टेशन में। कुछ ऐसा ही स्पेस स्टेशन हमने आपके लिए तैयार किया है ताकि आप ये समझ पाएं कि आज का मिशन कितना महत्वपूर्ण है। आप ये समझ पाएं, जिस सूर्य को आप पीछे देख रहे हैं, इसकी तपिश जब हम तक पहुंचती है तो कभी कभी सुकून देती है और कभी कभी परेशान कर देती है। लेकिन ये मिशन इस सूर्य तक पर कितना कठिन होने वाला है, कितने चैलेंज होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता का कितना रेट है, इसमें सक्सेस रेट कितना है और कैसे ये आज लॉन्च होगा स्पेस स्टेशन से, हर एक अपडेट के बड़े कवरेज आप देख रहे हैं हमारे साथ। और हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आदित्य L1 जरूरी क्यों है, विज्ञान के लिहाज से इसका क्या कुछ मतलब है, और अगर ये सफल होता है तो आने वाले वक्त के लिहाज से इसका मतलब क्या होगा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ देश के जाने माने वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं, जिनको इस वक्त आप देख रहे हैं। इनसे हम समझेंगे कि इस मिशन का मतलब क्या है। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी हैं, आप भी पूर्व वैज्ञानिक हैं DRDO के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सरल शब्दों में आप हमें बताएंगे कि इस मिशन का मतलब क्या होने जा रहा है दुनिया के लिए, हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए, विज्ञान के लिए। बिल्कुल। तो आदित्य L1 की लॉन्चिंग की शुभ घड़ी आ चुकी है। तो अब से कुछ ही देर बाद आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से आदित्य L1 आसमान की तरफ उड़ चलेगा। जी हाँ, देश के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-57 आदित्य L1 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ बढ़ेगा, जहां से आदित्य L1 आगे का रास्ता तय करेगा और फिर L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बेअसर होता है। उसी कक्षा में रहते हुए आदित्य L1 सूरज के अनसुलझे रहस्यों की परत खोलेगा। इससे पहले शुक्रवार यानी कल ही लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम चंद्रयान मिशन की कामयाबी के बाद भारत की एक और महत्वाकांक्षी उड़ान। ये सूरज की स्टडी करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, जिसके लिए आदित्य L1 सैटेलाइट पर कई उपकरण लगाए गए हैं। आदित्य L1 पर लगे उपकरणों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि इस मिशन का मकसद क्या है और सूरज के राज जानने के लिए लॉन्च किया जाने वाला L1 सैटेलाइट उससे कितनी दूरी पर रहेगा। आदित्य L1 भारत के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल PSLV-57 से लॉन्च होगा और धरती से 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके सूरज की दहलीज पर दस्तक देगा। आदित्य L1 सूरज के लैग्रेंज पॉइंट, जिसे L1 कहा जाता है, वहां स्थापित किया जाएगा। इस दूरी को तय करने में आदित्य L1 को करीब 125 दिन लगेंगे, यानी जनवरी 2024 में आदित्य L1 इस पॉइंट पर पहुंचेगा। सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचने से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूरज पर निगाह रख सकेगा। रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर सूरज की किरणों के प्रभाव की जांच कर सकेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 का मुख्य मकसद सूरज के क्रोमोस्फेयर और कोरोना डायनामिक्स का अध्ययन करना है। इसके अलावा L1 आयन प्लाज्मा और उसके वातावरण की भी जांच करेगा। सोलर कोरोना की संरचना और उसके तापमान की जांच भी L1 के मिशन में शामिल है। इसके अलावा सोलर ब्लास्ट का आकलन भी इस मिशन के जिम्मे है। कोरोना डायनामिक्स में मैग्नेटिक फील्ड की टोपोलॉजी, इसके आकार को मापना, साथ ही इसकी संरचना और गति की जांच करना मिशन का हिस्सा है। सबसे पहले कोरोनोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह सकते हैं ऑप्टिकल असेंबली है, जो सन के सोलर डिस्क को ब्लॉक करके आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को देखने में हेल्प करता है। जनरली ऐसा नेचुरल इक्लिप्स के समय देखा जाता है कि मून सोलर डिस्क को ऑब्सक्योर कर देता है और आउटर मोस्ट कोरोना दिखता है, इसलिए हमें सोलर डिस्क को ब्लॉक करने की जरूरत है। और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से फोटोस्फीयर को ब्लॉक करके आउटर मोस्ट कोरोना को उसके एकदम प्रारंभिक चरण से इनर कोरोना से देखने में मदद करेगा। इन सभी प्रयोगों को करने के लिए आदित्य L1 में 7 पेलोड लगाए गए हैं,
जो सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अलग अलग अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 में लगाए गए इन 7 उपकरणों में 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड और 3 इन सिटू ऑब्जर्वेशनल पेलोड हैं। इन उपकरणों की बात करें तो पहला है VELC, सूरज के कोरोना की इमेजिनरी और स्पेक्ट्रोग्राफी की जांच करेगा। दूसरा उपकरण है सूट, ये इमेजिनरी टेलीस्कोप है जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की जांच करेगा। तीसरा सोलेक्स है, ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सोलर सिस्टम में तारा बनने की प्रक्रिया जानेगा। जबकि चौथा है HEL1 एंड X, ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये भी सूरज के फॉर्मेशन की जांच करेगा। पांचवा उपकरण है एस्पेक्स, ये सोलर विंड और आयन पार्टिकल का अध्ययन करेगा। छठा है फाफा, ये प्लाज्मा एनालाइजर है, ये सोलर प्लाज्मा की जांच करेगा। और सातवां पेलोड है डिजिटल मैग्नोमीटर, ये सूरज के मैग्नेटिक फील्ड की जांच करेगा। इस मॉडल में एक्चुअली यहाँ से सबसे पहले एक डोर है, तो आप देख सकते हैं कि इस डोर से यहाँ से लाइट इंटर करेगा और ये सबसे पहले प्राइमरी मिरर पे जाएगा। प्राइमरी मिरर से जब ये रिफ्लेक्ट होगा लाइट, आपको मैं डिटेल के लिए यहाँ पे इस डायग्राम से आपको समझा सकता हूँ। तो जो पहला पार्ट है इस कोरोनोग्राफ का वो ये है कि हम विजुअल लाइट में ब्राइट मोस्ट कोरोना का इमेज लेंगे। आदित्य L1 में लगे VELC उपकरण को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इस उपकरण को बनाने में 9 साल लगे हैं और इसमें 40 ऑप्टिकल एलिमेंट्स लगाए गए हैं। क्या है कि अभी मैंने बोला कि सूर्य का वो मुंह से वो आप जाए तो बाहर जाए तो बहुत इट्स वेरी वेरी डिम, तो उनको पकड़ना है तो आपको वो स्कैटरिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो कंपोनेंट्स है ना वो बहुत मुश्किल से बनना पड़ता है। वो 40 ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है उस पे। तो आपको पता है कि आपका कैमरा में कितना लेंस है, तो थोड़ा एक लेंस इधर उधर हो जाता है तो पिक्चर ऐसा नहीं आता ना। तो हमको जाए कि ये 40 वो ऑप्टिकल एलिमेंट्स हैव टू बी अलाइंड परफेक्टली। जानकारी के मुताबिक भारत का सूर्य मिशन चंद्रयान मिशन से भी सस्ता है, यानी एक बार फिर इसरो के वैज्ञानिकों का परचम दुनिया भर में लहराएगा। भारत सूर्य मिशन के जरिए सूरज के नए राज खोलेगा। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर मुश्ताक हमारे सहयोगी हैं इसरो मुख्यालय से, साथ ही साथ हैदराबाद में तारामंडल से हमारे सहयोगी राज किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले गौर राजा सर, सरल शब्दों में आज के इस मिशन का क्या कुछ मतलब सर, विज्ञान के लिहाज से, देश की युवा पीढ़ी के लिहाज से? 2 बातें समझनी बहुत जरूरी है इस मिशन को लेकर के। पहली बात तो यह है कि मानवता लगातार इसकी कोशिश कर रही है और वैज्ञानिक आज के इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा समझ पाएं सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में। उसको समझने की क्यों जरूरत हमें पड़ती है? इसलिए कि जो लाइफ लाइन है धरती की वो सूरज की वजह से है, और इसलिए सूरज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सूरज को समझना मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि उसके पास बहुत नहीं जाया जा सकता, चीजें पिघल जाएंगी। हम कुछ भी बनाने के उसके पास ले जाएं तो पिघल जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हमें उसको दूर से ही देखना है। यानी दूर से देखना है तो फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारी जगह डिसाइड करें कहां से उसको ऑब्जर्व करना है, वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। धरती और सूर्य के बीच में कई ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें अगर उसको लगातार देखना है तो ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना होगा जिससे कि उसको लगातार देखा जा सके, यानी उसके ऊपर कोई छाया ना पड़े। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि इसरो का ये पहला मिशन है जिसको हम प्योरली साइंटिफिक मिशन यानी वैज्ञानिक मिशन कह सकते हैं। अभी तक हमारे ज्यादातर मिशंस में टेक्नोलॉजिकल परफेक्शन ऑब्जेक्टिव था, यानी हम प्रक्षेपण ठीक से कर पाएं, हम ऑर्बिट में चीजों को रख पाएं, हम सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएं, हम मंगल तक पहुंच सकें। ये ऑब्जेक्टिव थे, मेनली साइंटिफिक भी थे। लेकिन ये पहला मिशन है जो प्योरली वैज्ञानिक है। इसके अंदर हम कुछ टेक्नोलॉजी प्रूव करने नहीं जा रहे कि हम ये कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, ये हमें मालूम है। गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, वो अलग बात है, लेकिन हम ये कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी तरह से इसरो ने मास्टरी कर ली है। तो 2 लिहाज से
ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मानवता के लिए और एक हमारे देश के लिए, हमारे देश की साइंस के लिए। तीसरी चीज जो होनी चाहिए देश के अंदर, उस तरफ भी इसरो आगे बढ़ा है। यानी इसरो अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकता, साइंस में अकेले कुछ नहीं होता। तो हमारे जो और इंस्टीट्यूशन हैं साइंटिफिक, अभी एक का पैकेज में नाम लिया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है या आयु का पुणे है, इनको इन्वॉल्व किया गया है। तो अब यूं समझिए कि इसरो से बाहर निकल करके हमारा साइंटिफिक आधार भी दायरा बढ़ रहा है, विज्ञान का दायरा बढ़ रहा है। जी राजेंद्र सर, आपसे सवाल मेरा ये है कि जब इस मिशन को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया गया था, उस वक्त लोगों ने ऐसे कहा, अरे सूरज के पास कैसे कोई जा सकता है, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, अभी तक तो हुआ नहीं। मतलब बहुत सरल भाषा में, जिनको साइंटिफिकली आपने कहा ना कि चीजें नहीं पता, मैं चाहती हूं इसको डिकोड करें, किस तरह से ये पूरा मिशन वहां तक पहुंचेगा और कहां पहुंचेगा। मैडम, लोगों का सोचना स्वाभाविक है जी। जब सूरज से ताप वहां से निकलती है, उसका उत्सर्जन होता है, यहाँ जब हम पकने लगते हैं तो लोग कैसे उम्मीद करेगा कि हम सूरज के निकट जाएंगे। और ये बात सत्य भी है। अभी तक जो एक प्रोब, पार्कर स्पेस प्रोब जो है, बेसिकली वो कोरोना से होकर के गुजरा है। कोरोना जो है सूरज का बाहरी एटमॉस्फेयर है, सूरज तक नहीं गया है। जी। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे कि जापान हुआ, जी, चाइना हुआ, उसके बाद अमेरिका का नासा है, ये सब सर यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हैं, 5 में हम हैं जी, और 5वां नंबर हमारा है। तो हम लोग का ये पहला प्रयास है। तो पहले तो अंधविश्वास और ये सब जो बातें आती हैं वो अज्ञानता के कारण आती हैं। अज्ञानता से ही भय होता है और भय के कारण इस तरह की बात हम लोग करते हैं। लेकिन अब वो भय दूर हो जाएगा। विज्ञान का काम है, ज्ञान का काम है भय को हटाना। बिल्कुल, बेहद अहम बात सर आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ और सवाल हैं और वो सवाल जो हर किसी के जहन में है, उन सवालों का जवाब आपसे थोड़ा सरल शब्दों में हम समझेंगे। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। सामने रख रहे हैं। सैलाब में यहाँ पर भारी तबाही